हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, मेरे पीछे बहुत से अद्भुत भारतीय वैज्ञानिकों की तस्वीरें लगी हैं। मैं एक बार नाम पढ़ देता हूं। सत्येंद्र नाथ बोस, मेघनाथ साहा, होमी जहांगीर बाबा, उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी, TR शेषाद्री, GN रामचंद्रन। आप इन सभी वैज्ञानिकों को निश्चित तौर पे जानते होंगे, क्योंकि इनका जो ऑरा है, इनका जो कद है और इनका जो योगदान है वो भारत के विज्ञान जगत के लिए अद्भुत है, शानदार है। लेकिन फिर भी एक डिबेट आती है कि ये जो भारतीय वैज्ञानिक हैं ये नोबेल लॉरिएट क्यों नहीं हो पाते, इनको नोबेल क्यों नहीं मिल रहा है। पहली बात तो मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि नोबेल किसी चीज़ का प्रतिमान नहीं है कि हमें वहीं तक पहुंचना है, वहां नहीं पहुंचे तो जिंदगी व्यर्थ नहीं। नोबेल विलाप या जो मूवीज़ के लिए ऑस्कर विलाप होता है, हमें उससे दूर जाना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं खुद यानी हमारे विज्ञान जगत में जो कमियां हैं उनकी बात भी करनी ज़रूरी है। क्योंकि मैंने खुद मास्टर्स विज्ञान में किया। प्रोफेसर मेघनाथ साहब, जिस विश्वविद्यालय से मैंने मास्टर्स की, वहीं से मैंने ग्रेजुएशन किया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, वहाँ पे फिजिक्स डिपार्टमेंट के HOD भी रहे। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि इतने शानदार उपलब्धियों वाले लोगों को नहीं लिया गया। लॉबिंग होती है, हम सबको पता है। लेकिन कुछ कारण इतने बड़े लोगों के बावजूद ये जो विज्ञान का भारत में प्रतिदर्श है, जो स्तीन दिखता है, वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कमी है। हम उन कमियों पे बात करेंगे और इस बात पे भी डिस्कशन करेंगे कि क्यों भारत ऐसे वैज्ञानिकों को नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा जो नोबेल ला रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, यहाँ पे जिन वैज्ञानिकों ने अपनी बात रखी है उसको ही मैं क्रमवार रूप से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ, यूँ तो बहुत से ऐसे भी अवार्ड हैं, जैसे यूरी मिलर अवार्ड, ऐसे बहुत से अवार्ड भारतीयों को मिलते आए हैं। बहुत से अलग अलग जगहों के, है ना, बहुत से और संस्थान हैं जहाँ के अवार्ड भारतीयों को मिलते आए हैं। पर आप सबको पता है कि जो नोबेल का ऑरा है, जो उसका स्टेचर है, वो बहुत बड़ा है। और इसलिए हर बार एक प्रश्न आ जाता है कि भारतीयों को नोबेल क्यों नहीं। हम इस पे ही बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, चलिए। बात क्या है, चर्चा में क्यों है, आर्टिकल निकला है, आर्टिकल लिखा गया सिर्फ इसलिए चर्चा में नहीं, वर्षों से चर्चा में है। लेकिन एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। क्या है कि अगर लगभग एक शताब्दी की बात की जाए तो पिछले एक शताब्दी में CV रमन साहब को छोड़ दिया जाए, जिन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल मिला था, किसी भारतीय को, भारत के नागरिक को नोबेल नहीं मिला है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भारतीय मूल के हैं, उनको मिला है, पर भारत के नागरिकों में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं मिला है इनफैक्ट। ठीक है, और क्या है, वो एकमात्र भारतीय नागरिक है जिन्होंने सम्मान प्राप्त किया। इसके बाद हरगोविंद खुराना, जिन्हें 1968 में मिला। ठीक है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 में मिला। वेंकट रमन रामकृष्णन 2009 में रसायन में मिला। सभी भारतीय मूल के शोधकर्ता हैं, लेकिन विदेशों में कार्यरत हैं, भारतीय मूल के हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं। हमें क्या चाहिए, भारत का कोई नागरिक हो जिसे नोबेल मिले। इस पे ही बात करनी है, इस पे ही डिबेट करनी है। ठीक है, एक चीज और, अभी हम इसको बाद में बाकी देशों से कंपेयर करेंगे और आप जिस देश के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि चीन और इजराइल के बारे में भी हम सोचेंगे, इधर तक आएंगे। ठीक है, अगर भारत की बात की जाए तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट भारत में GDP का 0.64% ही व्यय होता है, जबकि विशेषज्ञ कहते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे R&D में 3% कम से कम GDP का व्यय होना चाहिए। जो पहली वो बात है जो इंगित करती है कि कहाँ पे हम थोड़े से कमज़ोर रह जा रहे हैं, कहाँ पे हम थोड़े से पीछे रह जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं फिर से बताता चलूँ कि अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के एड्रेसेस ये हैं, आप स्कैन करके जुड़ जाइए। यहाँ पे बात, मुलाकात, डिस्कशन सब यहाँ पे ही होगा, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम। ठीक है, चलो आ जाते हैं विषय पे वापस से। क्या है मुख्य समस्या, क्या है, व्हाट इज़ द मेन प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द मेन इशू बिहाइंड दिस, इस पर डिस्कस करना जरूरी है। ठीक है, अब क्या है कि कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जो भारतीय संस्थानों में आपको देखने को मिलेंगे। नियुक्ति प्रणाली में जो गंभीर समस्याएं हैं, क्षेत्रीय पूर्वाग्रह, हमारे एरिया का है, दक्षिण का है बुला लेते हैं, पूर्वांचल का बुला लेते हैं, इस प्रकार की चीजें बहुत देखने को मिलती हैं। दूसरी बात क्या है, जो संरक्षणवाद है, पैट्रोनेज, क्या है कि व्यक्तिगत संबंधों और नेटवर्क का अनुचित प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। अभी भी कहा जाता है कि विश्वविद्यालय में अगर आपको पोजीशन पानी है, स्थान पाना है, तो आपका परिचय होना चाहिए। ठीक है, आपका कोई जैक होना चाहिए। यही पैट्रोनेज खराब करके रखा हुआ है रिसर्च सिस्टम को। ठीक है, उसके अलावा प्रतिभा का पलायन, ब्रेन इज ऑफ कोर्स मेजर कॉज। आई नो मेनी पीपल, लाइक एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वहाँ पे मेरे एक सीनियर थे, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे चयनित हो गए थे। जो शुरुआती स्तर पे सबसे हाईएस्ट ग्रेड पे की जॉब है भारत में, उसमें चयनित हो गए थे, वो नहीं आए बिकॉज वो जहाँ रिसर्च कर रहे थे उनको लगा कि वहाँ पे रिसर्च का सम्मान ज़्यादा है, वैज्ञानिकों का सम्मान ज़्यादा है, विज्ञान का सम्मान ज़्यादा है और करप्शन नहीं है वहाँ पर, वो नहीं आए। तो इस प्रकार का
प्रतिभाओं का पलायन भी हो रहा है। बहुत से दोस्त हैं जो मेरे मित्र जो यूएसए से, स्विट्जरलैंड से या इवन इजराइल से, चीन से, साउथ कोरिया से रिसर्च कर रहे हैं, भारत नहीं आना चाहते। मैंने कारण बताया आपको। उसके सरल शब्दों में कहा जाए तो कल्पना करें, इसको जरूर पढ़िएगा जरा। क्या है कि क्रिकेट टीम में खिलाड़ियों का चयन प्रदर्शन के बजाय उनके संबंधों से हो, यही भारतीय शैक्षिक संस्थानों का सच है, जो नहीं होना चाहिए। तो पहला तो प्रॉब्लम ये होगी। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं बात करूं तो प्रकाशनों की, यस, कितने पेपर पब्लिश हो जाए इस पे जोर होता है, कितना अच्छा पेपर पब्लिश हो जाए इस पे जोर नहीं होता। वो है ना आमिर खान का डायलॉग, क्वालिटी के पीछे नहीं भागते हैं, क्वांटिटी के पीछे भागते हैं। ठीक है, क्या है, संख्या की प्राथमिकता। हमारे 10 पेपर आ गए, हमारे 20 पेपर आ गए। और अभी आपको पता होना चाहिए कि आईएसएम धनबाद, जिसको अब तो आईआईटी की उपाधि मिल गई है, आईआईटी धनबाद जिसे कहते हैं, वहाँ के एक प्रोफेसर का नाम भी आया था। उनके बहुत सारे प्लेजराइज्ड, या जिसको प्लेगरिज्म कहते हैं, ज का आप देख लीजिएगा, तो जिसे प्लेगरिज्म कहते हैं, तो बहुत से पेपर उनके प्लेगराइज्ड मिले, जिसमें बहुत बवाल हुआ था। बहुत ही उनको मतलब यूजीसी की तरफ से और बहुत तरह से फटकारा भी गया था, और बहुत से पेपर उनके डाउन भी किए गए थे। ठीक है, तो कितने पेपर छाप लिए जाए इस पर बात होती है ना। पुरस्कारों की होड़, कितने राष्ट्रीय पुरस्कार मिल जाए, एक भर की, बित्ते भर की क्वालिटी ना हो, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिल जाए, वही हमारा मान सम्मान है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी रिकॉग्निशन चाहिए ब्रो, वो भी आपको करना पड़ेगा भाई, है ना। साइटेशन चीजें, उद्धरण संख्या बढ़ाने पे कि 1 ऑथर है, 2 ऑथर है, 3rd ऑथर है, इस प्रकार की चीजें जिससे पॉइंट उनको मिलते हैं, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। आप अपने किसी रिसर्च स्कॉलर फ्रेंड से बात कीजिएगा जो कहीं रिसर्च परस्यू कर रहा है, वो इस बात की तस्दीक करेगा। ठीक है, और क्या है, समितियों में शामिल होना, शोध के बजाय प्रशासनिक पदों में रुचि। यहाँ के चांसलर बन गए, वहाँ के वाइस चांसलर बन गए, वहाँ के एचओडी बन गए, वहाँ के प्रॉक्टर बन गए। अरे रिसर्च कर लो भाई, जिस लिए आए हो। देश पीछे जा रहा है गुरु, प्रॉक्टर बहुत मिल जाएंगे, अच्छे वैज्ञानिक नहीं मिलेंगे, आपका दिमाग अच्छा नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा दिमाग नहीं मिलेगा। परिणाम क्या है कि जो विजिबिलिटी है उसके पीछे भागते हैं, मूल्यों के पीछे नहीं भागते, वैल्यूज़ के पीछे नहीं भागते, विज्ञान के पीछे नहीं भागते, रिसर्च के पीछे नहीं भागते। रेस्ट इज जो आप सबको पता है कि स्थिति क्यों खराब हो रही। ठीक है, और क्या समस्या पे आप बात कर लें, नौकरशाही राजनीति का बोझ। ठीक है, व्यवहारिक चुनौती क्या, प्रयोगशाला उपकरणों को पाने के लिए संघर्ष। एक तो हम हमेशा बात करते हैं, जो हमने जीडीपी के स्पेंड की बात की, जो भारत में अभी भी, जैसे जब हम कहते हैं ना कि कोई नेट की नेशनल जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है रिसर्च के लिए, जब कोई देता है तो उसमें जो टॉप पे आते हैं, ठीक है, उनको, वो जो लोग होते हैं उनको जीआरएफ यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है। जीआरएफ अभी भी उतनी ज़्यादा नहीं है जो वैश्विक प्रतिमानों के अनुकूल हो। मेरे ख्याल से 36 से 46 हज़ार के बीच का कुछ अमाउंट होगा, प्लस माइनस हो सकता है, एचआरए वगैरह बढ़ता रहता है, डीए। लेकिन अगर ये 60-70 हज़ार होता तो लोग उस पर फोकस करते, सरकारी जॉब के पीछे ना भागते। लेकिन वो ज़्यादा बेहतर मिलता नहीं है, इन सब की समस्या आती है। शोध छात्रों को आकर्षित करने में कठिनाई, पैसे का भाई घर भी तो चलाना है ना भाई। जो शोध कर रहा है वो मास्टर्स कर चुका है, 22-23 साल का हो चुका है, और उसके बाद वो ले रहा है, तो अब 5 से 6 वर्ष उसको लगेंगे भी, तो 28-29 साल तक घर की भी कुछ जिम्मेदारियाँ आने लगती हैं, है ना। उसके बाद क्या, प्रयोगशाला स्थान के लिए अंतहीन बातचीत, ये तो बहुत ही बात है कि न अलॉट होता है, न पैसा जाता है। आंतरिक इंटरनल पॉलिटिक्स यूनिवर्सिटी को खा रही है, हर यूनिवर्सिटी को खा रही है। ठीक है, और अनुशासनात्मक पूर्वाग्रह से जूझना, इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे। अभी और बिंदु पे बात करते हैं। जब तक शोधकर्ता व्यवस्थित होता है, सपने को देखने की प्रेरणा खो चुकी होती है, या वो सरकारी नौकरी के पीछे चला जाता है, और एक अच्छा रिसर्च स्कॉलर इसी सिस्टम की मौत मर जाता है ना। बात करें, ठीक है, समस्याओं पे, कुछ और समस्याएं हैं। ये एक ऐसी बात है, इसको समझिएगा कि सुधार की बात तो करते हैं, पर सुधार करने पे बिलबिला जाते हैं। जो पुराने प्रोफेसर्स होते हैं वो एक ही ढर्रे पे, एक ही पट्टी पे चलना चाहते हैं, है ना। स्थापित व्यवस्था को बनाए रखने को पसंद करते हैं, जो चल ही आ रहा है वही जो लीक है वही चलती है, वही पगडंडी चलते हैं, नया कोई ना स्थापित करे। ठीक है, युवा दृष्टिकोण और वैश्विक परिप्रेक्ष्य का स्वागत नहीं करते। इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या रिसर्च हो रहा है, कितने बेहतर एआई का प्रयोग हो रहा है, हर चीज़ को जोड़ा जा रहा है, नहीं, जैसा चल रहा था वैसे चलता रहे, यथास्थिति जो है उसको बनाए रखते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें भी हैं। ठीक है, बात करें कि समस्या क्यों है, तो संरचनात्मक कारण मैंने आपको बता दिया। औपनिवेशिक विरासत क्या, कि ब्रिटिश शासक से विरासत मिली नौकरशाही की प्रणाली जो नियंत्रण पर जोर देती है, रचनात्मकता पे नहीं। मैंने शुरुआत में बता दिया कि उसी के पीछे भागते हैं। ठीक है, अगला क्या है, संसाधनों की कमी, हमारा स्पेंड कम है, पैसा कम देते हैं। देखिए, नेचर इंडेक्स में कुल प्रकाशन 2822 है, जबकि चीन की हिस्सेदारी कितनी है, अगर आप देख लीजिए, चीन की 28,231 है, भारत की हिस्सेदारी मात्र 1844.32 है, जबकि अमेरिका की 21,160, लगभग 10 गुने ज़्यादा है अमेरिका और चीन दोनों भारत से। हम बहुत पीछे हैं अभी। ठीक है, ब्रेन ड्रेन मैंने बता दिया, बिल्कुल समस्या है। व्यावहारिक अनुसंधान पे अत्यधिक जोर,
क्या है, कृषि, रक्षा और जैसी तत्काल जरूरतों के लिए शोध को प्राथमिकता, शुद्ध विज्ञान, प्योर साइंस की थोड़ी सी उपेक्षा होती है। जैसे मैंने अभी आपको प्रोफेसर अशोक सेन की बात की, जो HRI के रिसर्च स्कॉलर हैं, जिनको यूरी मिलर अवार्ड मिला, जिनको पद्म भूषण मिला, अद्भुत वैज्ञानिक स्ट्रिंग थ्योरी पे काम कर रहे हैं। अब स्ट्रिंग एक ऐसी स्पेशल थ्योरी है जो क्वांटम के पार्टिकल फिजिक्स के सिद्धांतों को और स्पष्ट करती है, क्लियर करती है। विस्तार से कभी इसको पढ़िएगा आप। उस स्ट्रिंग थ्योरी के प्योर रिसर्च स्कॉलर्स या रिसर्च करने वाले भारत में कितने, बहुत कम। हाँ ठीक है, इनोवेशन पे काम कर रहे हैं, पर जो प्योर साइंस है उस पर भी तो थोड़ा ध्यान देना होगा ना, क्योंकि जो नोबेल की बात कर रहे हैं वो प्योर साइंस पे ही ज्यादा फोकस करता है। ठीक है, सांस्कृतिक कारण क्या है, जोखिम से बचना, साफ खेलना, है ना। अगला क्या है, सामूहिकता, व्यक्तित्व दृष्टिकोण पे। अब जैसे क्या है कि 10 में से 8 चाहते हैं कि यार PhD हो जाए, डॉक्टर नाम क्या आ जाए, 2 चाहते हैं कि रिसर्च करें अच्छे से। प्राथमिकता जो बहुलता है उसको दी जाती है, जिनके ज्यादा लोग हैं जिस नंबर पे, उनकी बात की जाती है। ठीक है, बात करें कुछ और की कि कैसे बदला कैसे जा सकता है, तो जेनजी को नेतृत्व का अवसर दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सिद्ध है। ठीक है, क्या चीजें हैं, ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और साहस से भरे हैं जो नए लोग हैं, ज्यादा रिसर्च, बेहतर रिसर्च, अच्छा रिसर्च करना चाहते हैं, लीक पे नहीं चलना चाहते, लीक से हट के चलना चाहते हैं, वैश्विक परिप्रेक्ष्य, ताजा विचार रखते हैं, अद्भुत विचार वाले स्टूडेंट। प्रस्ताव क्या, कम से कम आधे नेतृत्व पदों में युवा नियुक्ति की जाए, ताकि युवा जो है वो नई दशा और दिशा दे सकें। देश का कुलपति, ठीक है, DST, DBT, इन सब के लिए जो सचिव हैं, इन सबको युवा लोगों को रखा जाए तो शायद वो बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, होमी भाभा और विक्रम साराभाई की बात करें तो बहुत यंग एज में, आपने मूवी भी देखी होगी, सॉरी वेब सीरीज है शायद, सोनी लिव पे, नाम मैं भूल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उस पर उन्होंने बताया बड़े यंग एज में उन्होंने काम करना शुरू किया, तो भारत ने ये वैज्ञानिक प्रगति देखी। वरना कोई वृद्ध आ जाता तो उसको भी रोक देता, नहीं तुम लोग नहीं कर पाओगे, हाँ साइड हटो। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, है ना। चलो, कैसे बदलें, यस, योग्यता आधारित चयन पे फोकस किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा, इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए कि क्या बेहतर प्रयास हो रहे हैं, हम भी वो क्यों ना करें। ठीक है, जवाबदेही तय किया जाए कि अगर कहीं पे लूप होल्स हैं, हमारे पेपर बेहतर नहीं जा पा रहे, प्लेजरिज्म है, नंबर ऑफ पेपर ज्यादा है, क्वालिटी ऑफ पेपर कम है, तो जवाबदेही भी तय की जाए। ठीक है, मूल्यांकन मानदंडों में बदलाव, गुणवत्ता को प्रेफरेंस दी जाए मात्रा के बजाय, जो अभी मैंने बताया, है ना। जोखिम लेने को प्रोत्साहन दिया जाए, रिसर्च करो ऐसी जगहों पे जहां पे थोड़ा और जोखिम हो, कुछ नया रिसर्च आ जाए, हो सकता है हमारे यहाँ से कोई नया आइंस्टाइन आ जाए। ठीक है, और क्या है, दीर्घकालिक शोध को समर्थन। देखो शोध क्या है कि लगातार करते करते 1200 एक्सपेरिमेंट के बाद पता चलता है एडिसन को बल्ब के बारे में कि ऐसे जलेगा। उसके पहले तो 1200 प्रयोग तक आए, तो पता चला कि 700 प्रयोग में उसको पता चल गया कि फॉर्म आ गया, सरकारी भर के चलो जॉब पा जाते हैं ना। इस प्रकार अवित्त पोषण में वृद्धि तो एक ऐसा सच है जिस पे सरकार को निश्चित तौर पे ध्यान देना चाहिए। बहुत जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए भी करना चाहिए। ठीक है, तुलनात्मक विश्लेषण देख लीजिए। नेचर इंडेक्स के प्रकाशन भारत में 2822, 10 गुना चीन में है। ठीक है, हमारे GDP का वह 0.64% है, इनका 3% के आसपास, मतलब 2.5% के आसपास है। हमको 2000 के बाद एक को नोबेल नहीं मिला हुआ है, इनको एक मिला हुआ है, 2015 में मिला हुआ है। इजराइल को देख लेते हैं, छोटा देश है, सीमित संसाधन लेकिन अनुसंधान में उच्च निवेश, 5.4% R&D में व्यय होता है GDP का। और जनसंख्या के हिसाब से अगर नोबेल लॉरिएट्स देखें ना, यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम देख लीजिए, इतने ज़्यादा नोबेल लॉरिएट्स उसने दिए हुए हैं ना, या समस्त भारत में मिलकर उतने दिए होंगे। तो ये ऐसी बात है जिसको हीनता की तरह से नहीं, प्रेरणा की तरह से लीजिए और उस पर काम करना शुरू करना पड़ेगा हमें। ठीक है, चलिए निष्कर्षतः क्या कह सकते हैं, मुख्य बिंदु क्या है कि हमें पारदर्शी और योग्यता आधारित नियुक्ति पे फोकस करना होगा। ठीक है, हमें नेतृत्व, युवा नेतृत्व को अवसर देना होगा, है ना। हमें मूल्यांकन मानदंडों में मौलिक बदलाव करना होगा, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, इस पे फोकस करना होगा। और क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट निवेश में महत्वपूर्ण भूमिका आवश्यक है। 3% के आसपास अगर GDP का अगर R&D में डाला जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, रिसर्च रिजल्ट आएगा। शुद्ध विज्ञान, प्योर साइंस पे फोकस किया जाए। ठीक है, बाकी चीजों पे भी करिए, पर कुछ लोग लैब में ऐसे बने हैं जो प्योर साइंस पे काम करें, साइंटिफिक चीज जो है ना, उससे कुछ नए कैलकुलेशंस, नए मेथड्स पे काम करें, है ना। अंतिम चीज क्या कि जब तक वर्तमान शैक्षणिक व्यवस्था को नष्ट नहीं किया जाएगा, मतलब इवोल्यूशन, एक इवोल्यूशन चाहिए यहाँ पे, तब तक पारदर्शी नियुक्ति पे काम नहीं किया जाएगा, योग्यता पे फोकस नहीं किया जाएगा, क्वालिटी पे फोकस नहीं किया जाएगा, है ना, तब तक हम एक बेहतर भारत और एक बेहतर वैज्ञानिक जो पर्सपेक्टिव है भारत में उसको डेवलप नहीं कर पाएंगे। और तभी हम नोबेल पुरस्कार या अन्य के बारे में जान पाएंगे, समझ पाएंगे, जीत पाएंगे, है ना। चलिए, क्या है, लर्नर्स डे सेल चल रही है। इस वीडियो के द्वारा आपने बहुत कुछ सीखने की कोशिश की होगी, तो एक चीज़ और मैं बता देता हूं। जिस आप इस प्रतिज्ञा प्लस बैच की बारे में देख रहे हैं, जिसको हम लोग PTY कहते हैं, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, ये इस बात को इंश्योर करता है कि प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक न आपके जेब से कुछ खर्चा हो और आपको हर वो चीज़ मिले जो इम्पॉर्टेंट है।
मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है कि क्यों लर्नर्स डे सेल में ये प्रतिज्ञा प्लस बैच इतना इंपॉर्टेंट है। आप उसको जाके जरूर देखिएगा, बाकी फैकल्टीज ने भी बनाया होगा। आप इस चीज को मानिए कि अगर आप सिर्फ टॉप 10% में हमारे प्रीलिम्स रैंकर्स टेस्ट में है ना, तो आपकी पूरी रहने खाने का, पढ़ाई का, हर चीज का खर्चा दिल्ली में रह के स्टडी IQ उठाएगा, वो फ्री हो जाएगी। प्रीलिम्स निकल जाएगा, पूरी फीस वापस हो जाएगी। SIP प्रोग्राम प्रीलिम्स निकलेगा ही निकलेगा। फिर MRP है कि मेंस में भी रह के पढ़ाई कराई जाएगी। फिर IGP है, सीनियर IAS अधिकारी 1-to-1 आपसे बात करेंगे, गाइड करेंगे, बेहतर करने का चीजें बताएंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि 15 तारीख तक ये सेल चलेगी। उससे पहले विकास लाइव कोड के साथ इस बैच से, हमें प्रतिज्ञा बैच से जुड़ जाइए। इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश तीनों में अवेलेबल है। 27, 28, 29 हर वर्ष के लिए अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, नीचे गूगल फॉर्म होगा उसको भर के भी जा सकते हैं, नीचे नंबर मेंशन होगा, आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं, लिंक दी होगी वहां से भी जा सकते हैं। और एक अंतिम कॉल, हिंदी साहित्य का जो नया बैच है उसमें एडमिशन अब क्लोज होने को आए हैं। 2 से 3 दिन में एडमिशन क्लोज हो जाएंगे, संडे तक एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। सूरदास से बैच शुरू है। इस बैच में जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाइए, ऑप्शनल पे जाइए, हिंदी पे जाइए, हिंदी साहित्य पे जाइए, बाय नाउ पे जाइए, विकास लाइव कोड लगाइए और हिंदी साहित्य से जुड़ जाइए। तो मिलते हैं आपसे नए प्रतिज्ञा बैच या हिंदी साहित्य के बैच में। बाकी अगर आप इसके अलावा कुछ बात करना चाहते हैं तो दिस इज माई टेलीग्राम ID, दिस इज माई इंस्टाग्राम ID, स्कैन करके जुड़ जाइए। मिलते हैं, बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच। इस विषय पे आपका क्या सोचना है जिस पे आज मैंने वीडियो किया, जरूर बताते जाइएगा। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।